जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए एक ऐसी क्लास का आगाज हो चुका है जो क्लास साथियों आपकी परीक्षा को पूरी तरीके से क्रैक करेगी। आज की इस वीडियो में साथियों हम एक ऐसा पूरा मॉडल पेपर देखेंगे, पूरे 100 सवालों का, जो 100 सवाल साथियों आपको देखने को मिलेंगे आपकी रियल एग्जाम में। क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों वो हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, जिन जिन सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में सवाल आएंगे। तो साथियों सबसे पहले हिंदी के वो 10 सवाल जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद बिहार जीके के सवाल 10 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चंस होंगे विज्ञान के और 30 क्वेश्चंस होंगे जीके प्लस करंट अफेयर के और मैथ, यानी कि सब कुछ साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले साथियों मैंने हिंदी के पूरे 10 सवाल लिए हैं। इन 10 सवालों में से आपका स्कोर कम से कम 7 का होना चाहिए, यानी कि 10 सवालों में से 7 सवालों के जवाब आपको पहले से मालूम होना चाहिए। तो साथियों देखिए, पहला सवाल है, कह रहे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा नहीं है, मुझे बताइए। देखिए, अगर कोई यूनिक जैसे कि हिमालय के जैसा कोई और नहीं है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। गंगा की तरह कोई और चीज थोड़ी ना है, राम की तरह कोई और चीज थोड़ी ना, ये यूनिक है। भले राम नाम के बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन राम जिसकी बात मैं कर रहा हूं वो तो यूनिक है। लेकिन पहाड़ की अगर बात करें, पहाड़ बहुत सारे हैं, पहाड़ों के अलग अलग नाम है। अगर कोई स्पेसिफिक पहाड़ का नाम आ जाता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। जैसे कि अगर बात करें साथियों नदी शब्द, ये जातिवाचक संज्ञा है। और अगर बात करें साथियों ये भी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी नदी की बात मैं करता हूं, जैसे कि यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये साथियों क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी था तो बिल्कुल सही था। अगला सवाल देखिए साथियों, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है, यानी कि परिवार में क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। तो ये तो साथियों समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है परिवार। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए सेना में कौन सा, ठीक है, संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा है। या बाजार शब्द की अगर बात करें, बाजार में भी साथियों समूहवाचक संज्ञा है। या कक्षा की अगर बात करें, कक्षा में भी समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य कौन सा है। यहां पर अगर बात करें साथियों, इस सवाल का जवाब आपका क्या हो सकता है, मुझे बताइए। चलिए देखिए, हम कान से सुनते हैं, ठीक है, हम कान से सुनते हैं, मोहन से उठा नहीं जाता, ठीक है, मोहन से उठा नहीं जाता। और राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, रावण के बाण से मारा गया। तो यहां पर अगर बात करें, क्या आपका राइट आंसर होगा, मुझे बताइए। देखिए, अगर कहीं पर अपादान परसर्ग होगा तो वहां पर से आएगा। अब से यहां पर दो वाक्य में, एक तो यहां पर है और एक यहां पर है। देखिए, अपादान की अगर बात करें, अलगाव होना चाहिए वहां पर। अगर मिलन हो रहा है, ठीक है, तो वो अपादान नहीं होगा। ठीक है, हम कान से सुनते, यहां पर मिलन हो रहा है, इसलिए यहां पर अपादान कारक नहीं होगा। राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, अब यहां पर नाता तोड़ा जा रहा है, अलगाव हो रहा है, तो मैं कहूंगा अपादान कारक हो जाएगा, अपादान परसर्ग हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अब यहां पर कौन सा कारक है, मुझे बताइए। देखिए, यहां पर भी से आ चुका है, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि यहां पर अलगाव हो रहा है। क्या हो रहा है साथियों, अलगाव हो रहा है। तो यहां पर भी अपादान कारक आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की अगर बात करें तो यह साथियों 21 फरवरी को मनाया जाता है। क्या 21 फरवरी को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहां पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस आ गया, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो साथियों 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके अलावा अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यह पूछा जाएगा। हिंदी के 10 सवाल आ रहा है ना, तो एक आध सवाल साथियों ऐसा आएगा। तो अगर विश्व हिंदी दिवस आपसे पूछ लिया जाए तो आपको 10 जनवरी बताना है। अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पूछ लिया जाए तो 21 फरवरी आपको बताना है। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपसे पूछा जाए तो 14 सितंबर आपको बताना है। ये 3 आपको याद रखना है। साथियों, आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बेस्ट बुक के बारे में। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। पहले हम बात करेंगे गाइड बुक
और प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो पहले चलिए साथियों सबसे पहले बात करते हैं गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट के बारे में। जब तैयारी की बात आती है तो चक्षु सबसे बेस्ट है। चक्षु की गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट आपके पाठ्यक्रम को संपूर्ण रूप से कवर करती है और ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। यदि आप अपनी तैयारी को बढ़िया करना चाहते हैं तो चक्षु आपके लिए सबसे अच्छा है। हम अब बात करेंगे साथियों सॉल्व पेपर की। तो अब चलिए साथियों सॉल्व पेपर की बात करते हैं। इस महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी के लिए सॉल्व पेपर भी बहुत जरूरी है। इसके लिए बेस्ट बुक एजुके जोन, यह बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए सबसे अच्छा सॉल्व पेपर है। एजुके जोन के सॉल्व पेपर आपकी परीक्षा के पैटर्न और प्रश्न के प्रकार को समझने में बेहद मददगार होते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी में आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। अंत में आपको गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट की जरूरत हो या सॉल्व पेपर की, आप चक्षु और एजुके जोन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपकी पढ़ाई के लिए शुभकामनाएं। समय कम है, आप अपनी तैयारी इन किताबों से कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक्स पर जाकर आप चेक कर सकते हैं और नजदीकी दुकान पर भी साथियों ले सकते हैं। अगला देखिए कह रहे कि गीत गोविंद किसकी रचना है, मुझे बताइए। तो गीत गोविंद की अगर बात करें, ये साथियों जयदेव की रचना है। किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। ठीक है ना, गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। उसके अलावा जयदेव की अगर बात करते हैं साथियों, आपसे पूछा जाता है रति मंजरी किसकी रचना है? क्या रति मंजरी किसकी रचना है? तो ये भी जयदेव की रचना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि इनमें से किसे मधुर रस भी, हाँ देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं आपको बता देता हूं किसे। ठीक है, ये तो कुछ दिक्कत हो गई साथियों इस सवाल में। खैर अगले नंबर का सवाल देखिए, हाँ ये देखिए, उज्ज्वल रस या मधुर रस किस रस को कहा जाता है? भक्ति रस को, क्रोध, देखिए क्रोध रस को थोड़ी ना कहेंगे मधुर रस। हास्य रस को वत्सल, हास्य को भी नहीं कहेंगे, वत्सल को भी नहीं कहेंगे। बचा क्या? भक्ति रस, यानी कि भक्ति रस को उज्ज्वल रस भी कहा जाता है और मधुर रस भी कहा जाता है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल कह रहे कि शुद्ध वाक्य बताइए, यानी कि ये 4 वाक्य आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि इन चारों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, मुझे बताइए। चलिए फटाफट आपका आंसर देखिए। देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं, देखो फूलों पर भौरे गुंजार रहे हैं। ठीक है, देखो फूलों के ऊपर, देखिए फूलों के ऊपर नहीं हो सकता, फूलों के ऊपर नहीं हो सकता। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं या साथियों भिनभिना रहे हैं, मतलब मुझे बताइए। देखिए गुंजार कर रहे हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। तो ये जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर साथियों बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, मुझे बताइए। देखिए कवि एक जाति है। क्या? कवि एक जाति। अगर किसी कवि का नाम आ जाता तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन ये कवि जो है ना, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। और ये जो आपका प्यारा सा चैनल है साथियों टारगेट सिलेक्शन, जिस चैनल का नाम है, इसको अगर आपने अभी तक साथियों सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप साथियों वाकई बिहार पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मैं आपको आपके लिए ऐसा कंटेंट लाऊंगा जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। और ये जो मॉडल पेपर साथियों मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, आपके समक्ष आपको समर्पित कर रहा हूं, ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत कारगर साबित होगा। ठीक है, चलिए तो 10 सवाल साथियों हम लोगों ने देखे। कौन से? हम लोग ने देखे हिंदी के। और अब साथियों यहां पर बिहार जीके के आप लोग देखेंगे 10 सवाल। इसमें से आप कितना स्कोर कर सकते हैं? क्या 5 से 6 सवाल आप कर सकते हैं बिहार जीके के? अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करके मुझे बताइए। कहने के पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? मैं कहूंगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में ही बनाई थी। उसके बाद देखिए स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है? तो ये बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ संबंधित है, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ या किसान आंदोलन के साथ। मैं कहूंगा किसान आंदोलन के साथ इनका संबंध है, बिहार के किसान आंदोलन के साथ इनका संबंध है स्वामी सहजानंद जी का। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो कौन जुड़े थे साथियों? आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो हुई थी ये कहां पर हुई थी? ये बिहार की राजधानी पटना में हुई थी। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, अगर आपको वो पहले से मालूम है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको
आपको वो सवाल नहीं मालूम है, उनके जवाब नहीं मालूम है, तो आप उनको पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में इससे बाहर से पेपर नहीं आएगा साथियों। अभी वक्त है, अभी समय है, अभी पढ़ लीजिए, अपना सिलेक्शन ले लीजिए, अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को बढ़िया बना लीजिए। एक सिलेक्शन अगर आपका हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपके लाइफ में साथियों मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बाकी छोटी छोटी परेशानियां, दिक्कत तो हर किसी की लाइफ में रहती है, लेकिन ये जो बेरोजगारी वाली चीज है ना, ये सबसे पहले मिटाइए, सारी परेशानियां ऑटोमेटिक खुद मिट जाएंगी। चलिए तो साथियों, क्लास में बने रहिए, क्योंकि क्लास में बनेंगे तभी पढ़ पाएंगे, इन क्वेश्चंस को देख पाएंगे, इनको तैयार कर पाएंगे, और तभी आपका एग्जाम फतेह होगा। चलिए, तो देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है, यानी कि कौन सा ऐसा देश है जो देश बिहार राज्य के साथ सटा हुआ है? मैं कहूंगा नेपाल एक ऐसा देश है जो बिहार के साथ टच में है, इसकी सीमा जुड़ी हुई है बिहार से। आम की वो प्रजाति कौन सी है जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, बिहार कांस्टेबल के एग्जाम में। देखिए, जो सफेदा आम है ना, सफेदा आम, ये साथियों सफेदा आम केवल बिहार में ही उपजाया जाता है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? तो मैं कहूंगा सोन नदी का साथियों उद्गम जो है ना, वो अमरकंटक से होता है। अगला देखिए, संपूर्ण बिहार राज्य जो है ना, ये मैदानी क्षेत्र में स्थित है, या ताल क्षेत्र में स्थित है, या पठारी क्षेत्र में स्थित है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये साथियों मैदानी क्षेत्र में स्थित है, यानी कि संपूर्ण बिहार की अगर बात करें तो ये साथियों मैदानी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहने के साथियों, बिहार में तेल शोधक कारखाना पटना में है, आरा में है, बरौनी में है, बाढ़ में है? तो कहां पर है साथियों? बरौनी में है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहां पर है? बरौनी में है। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो अगर बात करते हैं साथियों मखाने की, क्या मखान की अगर बात करें तो इसके उत्पादन में बिहार जो है ना, ये अग्रणी है साथियों पूरे भारत में। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, ठीक है, अब 10 सवाल हिंदी के भी हो गए, 10 सवाल बिहार जीके के हो गए। अब 30 सवाल आप लोग देख लीजिए साथियों, जीके, जीएस प्लस करंट अफेयर के सारे सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे साथियों, इसलिए बने रहिए क्लास में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा नगर है, ये निम्नलिखित में से कौन सी नदी के किनारे पर है? तो ये तो साथियों रावी नदी के किनारे पर स्थित है, ये आप लोग याद रखना है। अगला देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है वो नदी नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है साथियों? नर्मदा नदी है। उसके बाद देखिए, वायुमंडल में ओजोन गैस कहां पाई जाती है? तो वायुमंडल में ओजोन गैस जो होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। यहां पर जो ताप होता है ना, वो समान होता है साथियों। चलिए अगले नंबर का सवाल देखिए, करके भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, मुझे बताइए। तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, करके कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसके द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया? तो मैं कहूंगा साथियों, अगर 1858 के अधिनियम की हम बात करते हैं, तो जो 1858 का एक्ट था साथियों, इसके तहत ही भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद देखिए, जो अपश्रव्य तरंगे होती है ना साथियों, ये कितनी हर्ट्ज की होती है मुझे बताइए। देखिए, ये 20 हर्ट्ज के नीचे की ही तरंगे होती हैं, अपश्रव्य तरंगे, ठीक है। ये भी सवाल साथियों इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने, आपके एग्जाम में आएगा। अगला देखिए, कहने के जो हीमोफीलिया होता है ये एक आनुवंशिक रोग है, बिल्कुल। इसका परिणाम क्या होता है? यानी कि जो ये रोग जिसकी शरीर में आ जाता है, तो क्या उसके अंधापन हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, या रक्त का नहीं जमना? रक्त साथियों नहीं जमता है। तो कुल मिला के आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहने के भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है? तो मैं कहूंगा जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, ये सबसे प्राचीन है, और ये कई बार आपके एग्जाम में भी सवाल पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा विशंबर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है ना, उस ग्रह का नाम क्या है साथियों? शुक्र ग्रह। क्या नाम है? शुक्र ग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, कह के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अगर बात करते हैं साथियों, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां का है? तो मैं कहूंगा अरुणाचल प्रदेश का है।
अरुणाचल प्रदेश का है, तो साथियों अरुणाचल प्रदेश आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है मुझे बताइए। तो ये साथियों ओडिशा में स्थित है। कहां पर सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य साथियों, ये ओडिशा में स्थित है। उसके बाद देखिए भारत सेवक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी बताइए। तो भारत सेवक समाज की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने नहीं, लाला लाजपत राय ने नहीं, चित्तरंजन दास ने नहीं साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों बैंकिंग क्षेत्र में जो एटीएम होता है ना, एटीएम की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। तो ऑटोमेटेड टेलिंग मशीन होती है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है, टोटलिंग मशीन तो नहीं होती है, मैं कहूंगा टेलर मशीन होती है, यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन ये एटीएम की फुल फॉर्म हो जाएगी। अच्छा खगोलीय एकक क्या है ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी को कहते हैं खगोलीय एकक, नहीं। सूर्य से पृथ्वी तक की अधिकतम दूरी को कहते हैं, या सूर्य की सतह से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी को कहते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, खगोलीय एकक जो है ना ये सूर्य की सतह से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी को कहा जाता है खगोलीय एकक। उसके बाद देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, ये कुल मिला के आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की अगर बात करें तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा तो नहीं, लेकिन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल सही। अगला देखिए करके अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर है, पेरिस में है, द हेग में है, रोम में है, या साथियों न्यूयॉर्क में है। तो मैं कहूंगा नीदरलैंड के द हेग में है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए तृतीय पानीपत युद्ध कब लड़ा गया था मुझे बताइए। तो तीसरा पानीपत का युद्ध जो था साथियों ये 1761 में लड़ा गया था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भारत के पास है मुझे बताइए। तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भारत के पास है, सिर्फ और सिर्फ 2.42% भारत के पास है। और अगर जनसंख्या की बात करें तो साथियों 17.5% जनसंख्या भारत के पास है। तो क्षेत्रफल इतना कम और पूरे विश्व की जनसंख्या इतनी ज्यादा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोनों चीजें आप लोग याद रखेंगे। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 40, 41 और साथियों 42 ये इंपॉर्टेंट सवाल है। विजयनगर विजयवाड़ा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए साथियों, देखिए ये सभी के सभी सवाल आपको तैयार कर लेना है। क्या ये सभी के सभी सवाल आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये लगभग 100 प्रश्नों की साथियों ये क्लास है। इसमें आपका हर एक टॉपिक का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों कवर किया है, जिसकी पूरी संभावना है आपके परीक्षा में साथियों पूछे जाने की, ठीक है ना। तो हर एक सब्जेक्ट को देखिए साथियों और देखिए किस लेवल तक की आपकी तैयारी हो चुकी है और कितनी तैयारी आपकी बाकी है। कह रहे कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो मैं कहूंगा गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। उसके बाद देखिए कह रहे कि सवाना की अगर बात करें, सवाना घास के मैदान ये कहां पर हैं, तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं साथियों सवाना घास के मैदान, ठीक है। अगला देखिए कह रहे कि लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है मुझे बताइए। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक की अगर बात करें तो इसके लेखक अरविंद घोष हैं। कौन है साथियों, अरविंद घोष हैं लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था मुझे बताइए। तो कांग्रेस ने तो साथियों दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो 1931 में हुआ था, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, कह रहे भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास के लिए हिंदुस्तानी एकेडमी ये कहां पर स्थित है। तो ये साथियों इलाहाबाद में, वाराणसी में, लखनऊ या गोरखपुर में। मैं कहूंगा ये तो इलाहाबाद में स्थित है। जो भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास के लिए जो हिंदुस्तानी एकेडमी है ये कहां पर स्थित है साथियों, इलाहाबाद में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व विभाग में कितने अनुभाग हैं। तो साथियों 14 अनुभाग हैं। अगला देखिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। ये सवाल भी साथियों काफी इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिलेगा भाई बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। तो भौतिकी के क्षेत्र में जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था उनका नाम सीवी रमन था। क्या नाम था उनका, सीवी रमन था। और निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ की फसल नहीं, बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं है, ठीक है। तो देखिए मूंगफली, मक्का, कपास, सरसों। मैं कहूंगा सरसों की अगर बात करें, सरसों साथियों खरीफ की फसल नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है साथियों मुझे बताइए। चलिए
साथियों जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों इस चैनल को, ठीक है ना। चलिए तो अब बात करते हैं साथियों, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो मैं कहूंगा 6 महीने की होती है। कितनी साथियों? 6 महीने की होती है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है मुझे बताइए। चलिए फटाफट आंसर आप लोग यहाँ पर बता दीजिए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें सरसों की, अगर बात करें ये रवि की फसल हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए विश्व योग दिवस की अगर हम बात करते हैं साथियों, ये कब मनाया जाता है? ये 21 जून को मनाया जाता है विश्व योग दिवस। अगला देखिए कहने के कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके स्रावन से हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? तो मैं कहूंगा एड्रीनेलिन इस हार्मोन का नाम है जिसकी वजह से हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो पेट के जीवाणुओं का नाश करता है कौन सा अम्ल? मैं कहूंगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही साथियों एक ऐसा अम्ल है जो पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। रिंग की अगर बात करें, रिंग किस खेल से संबंधित है मुझे बताइए। तो रिंग की अगर बात करें साथियों, मुक्केबाजी जो खेल है ना, ये रिंग में ही तो खेला जाता है। इसलिए सही जवाब अगर आपका भी है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल। देखिए अब साथियों यहां पर अगर बात करें तो मैथ के सवाल आपके शुरू हो चुके हैं। मैथ के सवाल हम लोग देखेंगे और उसके बाद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सवाल भी होंगे, यानी कि कुछ क्वेश्चन सब मैं आपको करवा दूंगा। चलिए तो अब यहां पर अगर बात करें साथियों मैथ के सवालों को भी आप लोग देख लीजिए। पहला सवाल है कह रहे कि देखिए मैं आपको समझा देता हूं। एक सवाल ऐसा आएगा जरूर, 3/8 है और 5/12 है और 9/14 है। तो कहने कि इनका लासा क्या होगा? देखिए अगर कभी भी आपसे पूछा जाए, इस टाइप की संख्या दी जाए बटे में लासा, तो लासा पूछा जाए तो ऊपर वाले नंबरों का लासा निकाल देना है, नीचे वाले नंबरों का मासा निकाल देना है। अगर मासा लिखा हो यहाँ पर तो ऊपर वाले नंबरों का मासा निकाल देना है, नीचे वाले का लासा निकाल देना है। खैर अभी यहाँ पर लासा निकालना है तो हमें ऊपर वाले नंबर यानी कि 3, 5, 9 का हमें लासा निकालना होगा। तो 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। फिर से 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3, 5 से कट करेंगे, 5 एकम 5। तो अगर बात करते हैं साथ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 तिया 9, 9 पंजे 45, यानी कि ऊपर तो आ गया 45, नीचे देख लीजिए, नीचे HCF ज्ञात करना है, महत्तम समवर्तक मासा। तो 8, 12 और साथियों 14, 8, 12, 14 का महत्तम समवर्तक ज्ञात कर लीजिए। 2 से कट करेंगे, 2 चौक, 2 छंग, 2 सत्ते। अब नहीं भाई साहब कट हो पाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि 3/8, 5/12, 9/14 का लासा क्या होगा? 45/2 होगा। और 45/2 कहां पर लिखा हुआ है साथियों? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि 4% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2000 रुपए का साधारण ब्याज 800 हो जाएगा? अब यहां पर आपको साथियों सबसे पहले ये देखना है कि आपको क्या क्या चीज दी जाएगी। देखिए आपको साथियों दर दे रखी है, कितनी दर दे रखी है? 4% की दर दे रखी है। आपको साथियों मूलधन दे रखा है, कितना मूलधन दे रखा है? 2000 रुपए दे रखा है। आपको साधारण ब्याज भी दे रखा है, कितना दे रखा है साथियों? आपको 800 दे रखा है। आपसे पूछा क्या जा रहा है साथियों? आपसे समय पूछा जा रहा है। तो समय का सूत्र क्या होता है? यानी कि समय बराबर क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज सूत्र में आपको लिख के बता रहा हूं, और इंटू पी यानी कि और इंटू टी, ठीक है। पी इंटू टी मूलधन गुणा समय। साथियों अगर बात यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आपको क्या एक से समय पूछा है तो यहां पर दर आएगी क्या, क्योंकि टी तो यहां पर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो टी बराबर साधारण ब्याज कितना है साथियों? 800 है, गुणा 100 हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा? पी इंटू आर। पी कितना है? 2000 है, यानी कि मूलधन 2000 है, और साथियों दर कितनी है? 4 है, ठीक है। तो इसको अगर कट करें तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो मान लीजिए कट हो गए, और इससे मान लीजिए साथियों 4 दूना 8, 200 यहां पर आ गए, और ये 20 एकम 20, 20 एकम 20 यानी कि 10 आ गया। तो मैं कहूंगा टी बराबर कितना आया साथियों? 10 वर्ष आया। तो इस प्रकार इस सवाल का जवाब जो होगा वो 10 वर्ष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए भाई अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को और बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। कह रहे हैं कि यदि मोहन, राकेश और सोनू किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में करते हैं, तो तीनों अगर मिलकर कार्य करते हैं तो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेते हैं? कहा गया यहां पर साथियों मोहन जो है ना, ठीक है, वो किसी काम को अगर 10 दिन में कर रहा है, तो राकेश उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, और साथियों सोनू उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। तो तीनों मिलकर अगर उसी काम को करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? आपसे कुल मिला के पूछा है। देखिए एक ऐसा नंबर लीजिए जो 10 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, 60 नंबर हो जाता है वो। 10 छंग 60, 15 चौक 60 और 12 पंजे 60। अब कहने का मतलब यह है कि मोहन एक दिन में 6 काम करता है,
और राकेश एक दिन में 4 काम करता है, सोनू एक दिन में कितना काम करता है, ये क्या है 12 पंजे, ये 5 है, ठीक है। सोनू एक दिन में 5 काम करता है, और ये क्या है, ये टोटल काम है। अगर टोटल काम 60 है और ये तीनों मिलकर एक एक दिन में इतना काम कर रहा है, और सवाल में पूछा गया अगर वो तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। देखिए अरे भाई ये 6 करता है एक दिन में, ये 4 करता है, ये 5 करता है। अगर सबकी बात करें तो 6 4 10 यानी कि 15, एक दिन में तीनों लोग अगर काम करें ना तो 15 काम करेंगे। टोटल काम है 60, एक दिन में काम हो रहा है 15, तो कितने दिन में ये पूरा काम निपट जाएगा, 15 चौक 60 यानी कि 4 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 दिन कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। साथियों हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे, सब कुछ हम लोग देखेंगे, जो जो आपके एग्जाम में जहां जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे सब कुछ हम लोग देखेंगे। चलिए तो एक कार की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक कार चल रही है और कह रहे हैं कि उसके द्वारा 5 सेकंड में कितनी दूरी तय की जाएगी। अरे भाई ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये समय सेकंड में है, तो जब ये समय सेकंड में है और आंसर भी मीटर में आ रहा है तो इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। अच्छा किसी भी किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदला जाता है तो उसको गुणा कराया जाता है हमेशा 5/18 से, हमेशा 5/18 से गुणा कराया जाता है किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। तो 18 कम 18, 18 3 54 हो जाएगा, 3 पंजे 15 यानी कि अब जो चाल आई है ना साथियों, अब जो चाल अब आई है 15 मीटर प्रति सेकंड। तो कह रहे हैं कि 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। चाल क्या है 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में अगर 15 मीटर चल रहा है तो वो 5 सेकंड में कितना चलेगा। तो दूरी आपसे पूछी जा रही है, दूरी बराबर क्या होता है साथियों, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है साथियों 15 है और समय कितना है 5 सेकंड का समय है, तो मैं कहूंगा दूरी अगर बात करते हैं साथियों दूरी कितनी हो जाएगी 15 पंजे 75, 75 मीटर की दूरी हो जाएगी। तो वही दूरी तो आपसे पूछा जा रहा है 75 मीटर कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो जिनका आंसर मेरे आंसर से पहले है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों और बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो कहा गया है कि 320 केले का क्रय मूल्य 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताइए। देखिए अब यहां पर अगर बात करें, कभी भी ऐसा आपसे सवाल पूछा जाए कि इतनी चीजों का क्रय मूल्य इतनी चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर लगा हुआ है, जैसे कहा गया वैसे आप कर दीजिए। 320 वस्तुओं का क्रय मूल्य सा, तो ये मैंने लिख दिया क्रय मूल्य, ठीक है। ये जो है ये किसके बराबर है, ये 400 केलों के, 320 किलो का क्रय मूल्य बराबर है किसके बराबर, 400 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर, 400 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर। अब एक काम करिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अलग कर दीजिए और 400 320 अलग कर दीजिए। मान लीजिए क्रय मूल्य लिखा हुआ है और ये बराबर के उधर है विक्रय मूल्य, ये अगर इधर ले आए बटे में कोई दिक्कत नहीं साथियों, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये 400 लिखा था 400 हो जाएगा और ये 320 इधर लिखा था इधर आ जाएगा। यानी कि अब हमें ये पता चल गया है कि क्रय मूल्य 400 रुपए है और विक्रय मूल्य 320 रुपए है, यानी कि खरीदा गया है 400 रुपए में और बेचा गया है उसी वस्तु को 320 रुपए। तो जाहिर सी बात है हानि होगी। कितने की हानि हुई है, मैं कहूंगा 80 रुपए की हानि हुई है, 80 रुपए की हानि हुई है। लेकिन ये नहीं पूछा जा रहा है इस हानि को प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा कराएंगे और नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है और क्रय मूल्य कितना है साथियों 400 क्रय मूल्य है, तो इसको कैलकुलेट करा लीजिए, आपको हानि प्रतिशत मालूम पड़ जाएगी। तो इस 0 से ये 0 कैंसिल होगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल होगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8 यानी कि 20 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो साथियों 20% की हानि होगी। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब क्या। देखिए यानी कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किए और 11 अंकों से वो फेल हो गए। यानी कि अगर उसने 220 अंक तो प्राप्त कर लिए थे, लेकिन अगर 11 अंक और उसको मिल जाते ना तो वो पास हो जाती। क्या पास हो जाती? तो अगर सातों इसमें जोड़ो, देखो कितना आएगा 220 30 231, यानी कि 231 नंबर अगर वो पा लेती तो मेरा कहने का मतलब है कि उसके 33% आ जाते। यही तो कहा गया है कि 33% वाला पास है।
और उसने 220 अंक तो प्राप्त किए लेकिन 11 अंकों से फेल हो गई। तो 11 अंक और अगर उसको मिल जाते यानी कि 231 नंबर टोटल अगर उसके आ जाते तो वो उसके 33% ही तो नंबर आते। तो कह रहे हैं कि परीक्षा का पूर्णांक क्या, परीक्षा का पूर्णांक क्या होता है, 100% का होता है। परीक्षा का पूर्णांक 100% का होता है। तो अगर 33% की वैल्यू 231 है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, बस इतनी सी बात आपको बताना है। देखिए 231 बटे 33 ये तो 1% की वैल्यू आ गई, गुणा 100 कर दोगे 100% की वैल्यू आ जाएगी। इसको साथियों आपको क्या करना है, इसको आपको कैलकुलेट करना है और आपका साथियों आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी महसूस नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 ये कैंसिल हो गया 11 एकम 11, 11 एकम 11 सत्ते 70। तो 7 की गुणा 100 से करोगे 700 आ जाएगा। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा साथियों, 700 होगा, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, सभी चीजें आपकी समझ में है। अगर सभी चीजें आपकी समझ में है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसको देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। करेंगे एक साइकिल का अंकित मूल्य 4500 रुपए है, यदि छूट 3% हो तो खरीदार को साइकिल खरीदने में कितना धन देना पड़ेगा। अंकित मूल्य 4500 रुपए यानी कि उस साइकिल पर लिखे हैं कि ये साइकिल 4500 रुपए की है, 3% की छूट दी गई है। देखिए अगर 3% की छूट दी गई है तो उसको 97% में बेचा गया है, तो खरीदार को साइकिल खरीदने में कितना धन देना पड़ेगा। कोई भी चीज 4500 रुपए की है, 3% की छूट दी गई यानी कि 97% में बेचा गया है, तो इसको कैलकुलेट कीजिए, 0 0 कैंसिल। अब 97 की गुणा 45 से आप कर लीजिए, 97 गुणा 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 9 पंजे 45 और 3 48 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और 2 38 हो जाएगा, यानी कि 5 16 13 4 यानी कि 4365 कहां पर लिखा हुआ है, 4365 तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, यानी कि यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए जरा और बताइए सही जवाब करके। यदि कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक है, ठीक है, यदि कोई संख्या अपना 1/3 से 18 अधिक है तो वो संख्या क्या है। मान लीजिए वो संख्या क्या है, वो संख्या x है। क्या है, वो संख्या x है। तो यदि कोई संख्या, मान लीजिए वो संख्या x है, अपने से यानी कि x/3 से, ये एक तो अरे भाई अपने से क्या करोगे, x गुणा 1/3 ये लिखो, इसको यही तो होगा x/3, यानी कि ये संख्या अपने ही 1/3 से x/3 से 18 अधिक है, तो ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो और x का मान निकाल दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। 3 की x से गुणा होगी तो 3x हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना, ये बटे में 3 आ जाएगा यहाँ पर, बराबर 18 हो जाएगा। 3x में से 1x जाएगा तो यहाँ पर 2x बचेगा, 2x बराबर 18 गुणा 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। x बराबर साथियों 18 गुणा 3/2 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे 9 आ जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना निकला साथियों, 27 निकला। तो मैं कहूंगा यदि कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक है तो वो संख्या 27 होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल करके, एक कमीज का अंकित मूल्य 50 रुपए था, वो 45 रुपए में उपलब्ध थी, उस पर किस प्रतिशत दर से बट्टा दिया जा रहा है। देखिए अगर कोई वस्तु 50 रुपए की है और वो वस्तु साथियों 45 रुपए की आपको मिल गई, तो मैं कहूंगा 5 रुपए का साथियों यहाँ पर क्या दिया गया, 5 रुपए का बट्टा दिया जा रहा है। तो इसको अगर प्रतिशत में बदले तो साथियों गुणा 100 करना पड़ेगा और बटे में क्या आ जाएगा साथियों, जो अंकित मूल्य 50 रुपए आ जाएगा, कितना साथियों 50 रुपए आ जाएगा और यहाँ पर 5 है, तो मैं कहूंगा 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 10 नीचे आ जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 10% यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर एक कमीज का अंकित मूल्य 50 रुपए है और वह 45 रुपए में दी गई तो उस पर किस प्रतिशत दर से बट्टा दिया जा रहा है, 10% का उस पर बट्टा दिया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, बस साथियों इतने ही सवाल थे, ठीक है ना। तो ये साथियों आपका कंप्लीट, बहुत सारे सवाल यहां पर आप लोगों ने देखे। एक जरूरी चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं, देखिए सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है साथियों, इस वीडियो को लाइक करके जाना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। साथियों देखिए टारगेट सिलेक्शन की अगर बात करते हैं, टारगेट सिलेक्शन क्या,
टारगेट सिलेक्शन एक ऐप है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। इसकी अगर बात करें साथियों, इसमें क्या, इसमें आपको सभी ऑल एग्जाम्स के साथियों मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे सभी एग्जाम्स के। तो इसको एक बार जरूर देख लेना, अगर आप लेना चाहते तो इसको ले सकते हैं वहां पर, ठीक है ना। तो इस वीडियो को साथियों लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने मित्रों के साथ साथियों शेयर कर दीजिएगा। यहां पर अगर हम लोग साथियों बात करें कि आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसके सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो सिलेबस में आखिर क्या क्या आना है और क्या क्या आपका कितना स्कोर रहेगा। सबसे पहले देखिए, हिंदी मैं आपको ऐसे ही पढ़ा दूंगा, हिंदी के 10 सवाल आएंगे और हिंदी के 10 में से 10 आपको करना होंगे और करोगे भी आप। उसके अलावा साथियों बिहार जीके की अगर हम बात करते हैं तो बिहार जीके के भी 10 सवाल आए हैं और इसमें से आपको कम से कम 8 सवाल करना होंगे। उसके अलावा साथियों साइंस की अगर बात करें, साइंस के 30 क्वेश्चन आएंगे। इसमें साइंस आपको ऐसे ही करवा दूंगा कि 24 से 25 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। उसके अलावा जीके और साथियों करंट अफेयर के भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी लगभग कुछ नहीं आपके 20 तो होना ही होना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें मैथ की, तो मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आपको करना है। और इंग्लिश की अगर बात करें, इंग्लिश में भी 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से आपको 7 करना है। तो कम से कम आपको इतना स्कोर तो साथियों करना होगा। अब कितने हो गए साथियों, जरा देखिए, 24 और ये आपके 32 42 हो गए, 42 और साथियों ये 62 हो गए, ठीक है। 62 और 15 कितने हो गए साथियों, ठीक है, ये आपके कितने हो गए, 77 हो गए। तो अगर आप साथियों लगभग 75% इसमें स्कोर कर देते हो, 100 सवालों में से 75 सवाल बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो, तो ये समझ लीजिए आपका चयन हो जाएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में। तो अगर आप जो डेली आपको साथियों मॉडल पेपर कराया जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको साथियों ये क्लास डेली कराऊं। तो इसलिए साथियों आपको पूरा सपोर्ट करना है, वीडियो को शेयर करना है साथियों अपने मित्रों के साथ, ठीक है ना। और आपका इतना स्कोर तो कम से कम साथियों में करवा दूंगा अगर आप डेली यहां से क्लास लेते हैं। तो इसलिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो भाई, तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में, और एक जय हिंद का कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।